कल के वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था शाहजहां, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल के वीडियो में, यहाँ तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं यहाँ से इसके आगे और देखते हैं कि क्या क्या इनमें था। तो शाहजहां ने क्या करा था, अपने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया। यानी उन्होंने क्या करा, राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके जनता से। ठीक है, राज मतलब राजा का, कोष है मतलब कोष का मतलब होता है फंड, यानी राजा का जो फंड होता है जिसमें पैसा वगैरह इकट्ठा किया जाता है। ऐसी नीतियां जिससे राजा के पास जो फंड है उसमें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, आगे बढ़ाया। आपको पता होगा कि ये जो शाहजहां थे, इनको इमारत निर्माण का बहुत शौक था। लाल किला, ताजमहल, ये तो बहुत फेमस है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए इनको पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया था इन्होंने। जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा था, राजतंत्रीय संस्कृतियों में आपको पता होगा कि ये जो मुगल साम्राज्य था, इनकी जो संस्कृतियां थी, इनकी संस्कृतियों में क्या था दोस्तों, तो राजकीय संस्कृतियों में क्या होता था, इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन, प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। यानी कि जितने भी शासक रहे हैं, जिन्होंने शासन किया है मुगल साम्राज्य में, उनके लिए क्या होता था कि सत्ता, धन और प्रतिष्ठा, इनके रूप में क्या होती था, इमारत निर्माण। यानी जो जितनी ज़्यादा इमारतों का निर्माण करवाएगा वो उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था। ठीक है, ऐसे ही रहा है शासन में, मुगल शासन के टाइम पे। इसीलिए शाहजहां का नाम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि शाहजहां जो थे उन्होंने बहुत निर्माण करवाया था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के कार्य के रूप में देखा जाता था। जो मुसलमान शासक थे इसे धर्मनिष्ठा के काम के रूप में देखते थे। जैसे आपको इतना तो पता ही है कि एक जो राजा होता है उसका जो काम होता है, उसकी जो धर्मनिष्ठा होती है वो ये होती है कि वो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये उसकी धर्मनिष्ठता है, यानी अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है एक राजा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता था, जो मुसलमान शासक थे इनमें ना धर्मनिष्ठा के रूप में इसको देखा जाता था कि मतलब कौन कितनी ज़्यादा निर्माण वगैरह करवा रहे हैं। 1648 में दरबार, सेना और राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी, जो आगरा से नई निर्मित राजधानी थी, उससे चले गए शाहजहानाबाद। ये था दिल्ली में। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। आपको पता है दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक है। ठीक है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष वीथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। यानी यहाँ पे क्या थे, अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। अभिजात वर्ग कौन, जो राजा के जो चेले वगैरह होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी पद पे हो राजा के यहाँ पे, चाहे वो उनका इतिहासकार हो, चाहे लिखने वाला हो, चाहे चित्रकार हो, वो सभी अमीर लोग होते हैं। ठीक है, वो क्या आते हैं, अभिजात वर्ग में आते हैं। यहाँ पे इनके बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल था एवं भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना करता था। यानी यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं थी। अब देखते हैं दोस्तों मुगल दरबार क्या है। मुगल दरबार क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान से सुनना है एक एक बात को, क्योंकि जब क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आप सीरियसली सुन लोगे, समझ लोगे, तो क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो का पार्ट होगा वो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, आगे का बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मुगल दरबार के बारे में पढ़ लेते हैं। शासक, इसमें लिखा है कि शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। यहाँ पे एक शब्द आया है, भौतिक व्यवस्था। क्या होता है भौतिक व्यवस्था? भौतिक व्यवस्था यानी कि दरबार में कौन सी ऐसी चीजें थी जो शासक को महत्वपूर्ण बताती थी। तो आपको पता होगा किसी भी राजा या जो शासक होता है उसका सबसे पहले देखा जाता है राज सिंहासन। अगर आपने सीरियल वगैरह जो आते हैं उसमें देखोगे राज सिंहासन कितना खूबसूरत बनाया होता है, और वो जो किसी भी दरबार को दिखाते थे तो किस तरीके से दिखाते थे, कितनी खूबसूरती से। तो यही है कि जो भौतिक व्यवस्था में आएगा राज सिंहासन अथवा तख्त बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता था, इसमें सारे संप्रभु के कार्य को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। जैसे कि इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी है। यानी माना जाता था जो राज सिंहासन है उनका, ये एक ऐसा स्तंभ है, ऐसा खंबा है जहां पर धरती टिकी हुई है, और 6 शताब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी।
और राजतंत्र का प्रतीक एक छतरी रही है। ठीक है, ये क्या है कि शासक की कांति को सूर्य की कांति से अलग करती है। कांति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सौंदर्य, या हम बोल सकते हैं चमक, या हम बोल सकते हैं आभा, या हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में वर्ड है ऑरा। तो ये माना जाता था कि भाई 6 शताब्दियों से राजतंत्र का प्रतीक रही है छतरी, यानी छतरी मतलब राजा के शासन का प्रतीक रही है। और ये जो थी ये सूर्य की कांति यानी सूर्य की चमक से राजा की चमक को अलग करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियम बता रखे थे कि भाई राजा के सामने हैसियत को निर्धारित करने वाले, ठीक है, सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले। तो इसमें क्या होता था कि दरबार में किसकी हैसियत कितनी ज़्यादा है वो इस बात पे निर्भर करती थी, क्योंकि देखो आप देखोगे तो दरबार में एक बीच में एक राज सिंहासन होता है, उसमें राजा बैठता है, इधर उधर मंत्री वगैरह बैठते हैं, फिर कुछ इस तरीके से होता है पूरे दरबार में। यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं और ये होता है गैलरी। ठीक है, तो राजा के कौन कितने नज़दीक बैठा है ये हैसियत निर्धारित करती थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शासक कौन शासक के कितने पास है और कौन कितना दूर है, ये हैसियत को बताता था। जो राजा के सबसे ज़्यादा नज़दीक बैठा होता था तो वो राजा के ज़्यादा करीब होता था शासक के, जो दूर बैठा होता था तो वो कम करीब होता था। तो ऐसी बातें थी। राजा के करीब किसे बैठने की इजाज़त होती थी? जिसको राजा बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, शासक बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। तो ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्या था कि दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन शिष्टाचार बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। यानी कि जो सामाजिक नियंत्रण है, यहाँ पे देखो एक सिस्टम ये होता था कि जब राजा आता था ना, राजा जब आता था तो सभी दरबारी क्या करते थे, उसको सम्मान देने के लिए झुककर उसका अभिवादन करेंगे, इस तरीके से ये चीज़ें थी। और वहाँ पे अगर दरबार में कुछ बोलना है तो वो शिष्टाचार से बोलना है, यानी बिल्कुल तमीज़ से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बोलना है। अगर कोई मतलब शिष्टाचार का उल्लंघन करेगा, क्योंकि नियम बना रखे थे, अगर किसी ने शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन किया, जरा सा भी, तो राजा क्या करेगा, मतलब शासक जो होगा वो तुरंत उसे दंड देगा। तो ये था सिस्टम अभिवादन वगैरह का। तो शासक को किए गए अभिवादन के जो तरीके थे वो ये था कि पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे कि व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाए तो उस व्यक्ति की हैसियत ऊंची मानी जाती थी। हाँ, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को अभिवादन करते वक्त ज़्यादा झुककर अभिवादन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है। कम झुककर कर रहे हैं तो उसकी हैसियत कम है। इस तरीके से आत्मनिवेदन का एक और तरीका था सिजदा या दंडवत लेटना। वो लेट नहीं जाते, उस पर लेट कर अभिवादन करते हैं। तो ये भी था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों को हटा दिया गया। इन तरीकों को हटा के कौन सा एक नया तरीका जिसे तस्लीम या जमी बोसी कहते हैं। जमी बोसी का मतलब है जमीन को चूमना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था, यानी जो राइट हैंड है उसको जमीन पर रखेंगे, फिर इसमें तलहटी ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है और तलहटी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसे तस्लीम 4 बार की जाती थी। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ है आत्मनिवेदन। तो मतलब जमीन को झुककर जमीन को चूमना, इस तरीके से होता था। ये शाहजहां के टाइम पे होता था। ठीक है, तो ये अभिवादन के तरीके थे, अलग अलग शासकों के टाइम पे अलग अलग रहे हैं। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता है। जो राजनयिक दूत होते हैं, जो मतलब खबर लेके आते हैं इधर से उधर, उधर की इधर, इस तरीके से। तो मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। तो ये सारे भाई तरीके थे अभिवादन करने के। तो आप इसको पढ़ लेना, कोई खास है नहीं, और ना ही इनमें से क्वेश्चन बनते इतने ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनेगा वो थोड़ा सा इधर से बनेगा। यहाँ से देखो, बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था। देखो, बादशाह अपनी दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय, जब सूर्य निकलता है उस समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था, और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में आता था।
नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें, ये सभी आ जाते थे बादशाह की एक झलक पाने के लिए, इंतजार करते थे ये लोग। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति की ओर विस्तार देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात हमारे सामने आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो झरोखा दर्शन प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा, ये चीज याद रखना, ये क्या है, बहुत ईजी है, आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, एक नंबर में या 2 नंबर में, जो भी है। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक मतलब उसके जो भी काम है उनके संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन में, यानी दीवाने आम बोला जाता था, उसमें आता था। वहां राज्य के अधिकारी उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे कि भाई कौन सा काम कितना है, क्या करना है, क्या नया पुराना, जो भी मतलब डिटेल है वो सब देते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में, दीवाने आम में तो वो वहां जाता था जहां उसके सारे अधिकारी वगैरह आते थे, फिर जाते थे वो दीवाने खास जिसमें निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पे चर्चा होती थी। निजी सभाओं में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी, यह आपको पता होगा। फिर राज्य के जो वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, और कर अधिकारी, जो कर मतलब जो टैक्स अधिकारी होता था, जो टैक्स इकट्ठा करता था, वो हिसाब का ब्यौरा देते थे, वहां पे कितना पैसा आया, कितना गया, जो भी है। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना, बस एक बार पढ़ना है और हमें याद रखना है। पहले वो जाता था झरोखा के बाद कहाँ पे आता था, दीवाने आम में, जहाँ पे उसके अधिकारी वगैरह आते थे, वो अधिकारी रिपोर्ट वगैरह उसके सामने प्रस्तुत करते थे, उन सारी चीज़ों को देखता था शासक। उसके 2 घंटे बाद क्या करता था, वो दीवाने खास में जाता था, वहाँ पे उसकी निजी सभाएं होती थी जो गोपनीय मुद्दों पे होती थी, यानी ऐसे मुद्दे जो गुप्त मुद्दे हो। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, जैसे टैक्स अधिकारी हो जाएगा, वो हिसाब ब्यौरा वगैरह देता था। कभी कभी जो कलाकार जो हैं उन्होंने उनके कामों को देखता था शासक, और उनके द्वारा इमारतों के जो नक्शे बनाए जाते थे उनको देखते थे। तो दोस्तों ये सोचो कि भाई उस टाइम की इमारतें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई थी, और जबकि उस समय में क्या होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो उस टाइम पे जो भी जिन्होंने भी नक्शे वगैरह बनाए होंगे कितनी खूबसूरती से बनाए होंगे, तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इसके बाद है सिंहासन रोहण की वर्षगांठ। ईद, शबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार को माहौल जीवंत हो उठता था, यानी जब कुछ त्यौहार वगैरह आते थे तो दरबार का जो माहौल होता था वो बिल्कुल जीवंत हो जाता था, एकदम सब कुछ बिल्कुल लगता था सजा हुआ। डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां, महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार, ये सारी चीजें मतलब इतना सजा दिया जाता था महल को कि ये सब चीजें देखते ही मतलब लगेगा कि हाँ बहुत जबरदस्त, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। कौन से, देखो एक थे सूर्यवर्ष, एक है चंद्रवर्ष। के सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, वसंतागमन पर फारसी नववर्ष। देखो क्या क्या था, एक तो भाई मानेंगे वो सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनुसार वो मनाते थे शासक का जन्मदिन। वसंतागमन पर फारसी नववर्ष, यानी जब बसंत आता था उस टाइम पे फारसी नववर्ष। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था। तो क्या था इसमें, हम ये देख रहे हैं कि जो शादियां होती थी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खर्चीली होती थी। देखो शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था, जैसे दारा शिकोह और नादिरा के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहांआरी और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशानमुख द्वारा की गई, यानी इनके द्वारा की गई थी। शादी में क्या होता था, उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था, यानी जो उपहार गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे वो दीवाने आम में की गई थी। बादशाह और हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई। शाम के समय अभिजात आए यहाँ पर, जो अमीर लोग थे उनके। दुल्हन की माँ ने
भी इसी तरह से विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया। शाहजहां भी उन्हें देखने के लिए वहां गए। मेहंदी की रस्म दीवाने खास में हुई और दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची, मेवे बांटे गए। विवाह की में कुल खर्चा जो आया था तब 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा द्वारा और शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए। तो बादशाहनामा के लिए बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया जा रहा है। देखो ये आपको फिगर दिख रहे हैं, ये यहाँ पे देखो, और ये देखो आप, इन्होंने थालियाँ ले रखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी विवाह की तस्वीरें हैं जो यहाँ से मिली।